नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको डॉक्टर नीमराज सुंडा जी ने लिखा है। आज हम इसका पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 86, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हार्टिकल्चर के बारे में। हार्टिकल्चर का ये पहला लेक्चर है। इससे पहले सॉयल साइंस ख़त्म हो चुका है। 85 जो लेक्चर था उसमें सॉयल साइंस का लास्ट लेक्चर पढ़ाया था मैंने। आज से हम पढ़ने वाले हैं हॉर्टिकल्चर का फर्स्ट लेक्चर। तो इसमें ये जो स्टार्ट हुआ है ये हॉर्टिकल्चर अब चलेगा, और मुझे लग रहा है कि 30 लेक्चर से 40 लेक्चर के बीच में ये ख़त्म हो जाएगा। आपका जो हॉर्टिकल्चर पोर्शन है वो आराम से मैं 30 लेक्चर के आसपास में ख़त्म कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हॉर्टिकल्चर पढ़ना। हॉर्टिकल्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। एक वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होगा और उनका एक शब्द में आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें जो कुछ चीज़ें हम समझाने वाली हैं उसको मैं समझाऊंगा, और अगर केवल रटने वाली चीज़ है तो इसको भी मैं बता दूंगा कि भैया ये रटने वाली चीज़ है, सीधे सीधे रट डालो। एक चीज़ और भी बता दूं कि हार्टिकल्चर, इससे पहले भी इंस्टेंट हार्टिकल्चर की सीरीज एक मैंने चलाई थी, जिसमें मैंने फ्रूट और वेजिटेबल दोनों अच्छे से पढ़ा दिया है। तो अगर आप लोगों ने वो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लोगों ने वो दोनों सीरीज नहीं देखी है, फ्रूट की और वेजिटेबल की, तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये जो हार्टिकल्चर मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस नहीं हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने उसमें डिस्कस कर लिए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें मैंने आराम से समझा दिया है कायदे से। इसमें जो रहेगा वो ब्रीफ में रहेगा, मतलब हल्का हल्का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रहेगा, या ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे रिवाइज़ किया जाता है उस तरीके से, केवल रिवीजन नुमा ये हार्टिकल्चर इसमें है, क्योंकि ये काफ़ी सीमित समय में और काफ़ी सीमित कंटेंट में इस बुक को लिखा गया है, बनाया गया है। इस वजह से आप लोगों को ये ज़रूर इंश्योर करना है कि आप लोगों ने इसको पढ़ने से पहले वो इंस्टेंट हार्टिकल्चर जो वेजिटेबल का है और फ्रूट का है वो दोनों पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको भी देखते जाइए और साथ में उसको भी पैरेलली पढ़ते चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, सबसे पहला जो लाइन है वो है एडिबल पार्ट ऑफ कैलीफ्लावर, यानी कि फूल गोभी का कौन सा पार्ट खाने योग्य होता है, उसका एडिबल पार्ट क्या होता है। ये जो है वो कर्ड होता है। कर्ड मतलब जो इसका फूल होता है, फूल गोभी का जो फूल होता है उसी को हम लोग खाते हैं। जिसको खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। ब्लांचिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ, ब्लांचिंग क्या होती है, ब्लांचिंग होती है पत्तियों को बांधना। फूल गोभी की जो सबसे ऊपर वाली सबसे नई पत्ती होती है उनमें चारों तरफ की पत्तियों को पकड़ के और एक रस्सी से बांध दिया जाता है, जिससे कि जो कर्ड निकल रहा है, यानी कि जो फूल निकल रहा है फूल गोभी का, वो डायरेक्ट सनलाइट में ना पड़े, धूल ना लगे उस पर, और डायरेक्ट जब सनलाइट नहीं पड़ेगी, धूल नहीं पड़ेगी, तो जो फूल होगा वो बिल्कुल चमकदार होगा। तो इसी ढकने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ब्लांचिंग बोलते हैं। इसके बाद जो अगला है वो है व्हिपटेल ऑफ कैलीफ्लावर इज ड्यू टू। व्हिपटेल जो होती है इस तरीके की बीमारी होती है। इसमें जो पत्तियां होती हैं वो इस तरीके की, ये जो फूल गोभी की पत्ती है वो इस तरीके की बन जाती है, इसी को बोलते हैं व्हिपटेल। ये क्यों होता है, ये होता है मोलिब्डेनम के डेफिशिएंसी की वजह से। जो मोलिब्डेनम एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, इसी की जब कमी हो जाती है फूल गोभी की फसल में तो क्या होता है, व्हिपटेल नाम की बीमारी हो जाती है। पूसा रूबी इज़ अ वेराइटी ऑफ टोमेटो। पूसा रूबी जो वेराइटी है वो किसकी वेराइटी है, पूसा रूबी टमाटर की वेराइटी है। इसके बाद स्वर्ण रूपा इज़ द वेराइटी ऑफ लीची। स्वर्ण रूपा किसकी वेराइटी है, लीची की। देखो वेराइटी याद करने का सबसे अच्छा तरीका, बार बार पढ़ो। ऐसा नहीं कि रट के पढ़ो, बार बार पढ़ो। रटने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसे अंतराल पे पढ़ते रहोगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा। पजेरो इज़ द वेराइटी ऑफ स्ट्रॉबेरी। पजेरो जो है वो किसकी वेराइटी है, वो स्ट्रॉबेरी की वेराइटी है। वहीं पर अगर हम बात करें बोलेरो किसकी वेराइटी है, तो बोलेरो आपकी जो है वो मेरीगोल्ड की वेराइटी है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा होता है, बड़ा चेरी। अगर हम बात करें कि पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा नेचुरल सोर्स है जिसको खाने से हमारे बॉडी में विटामिन सी की कमी दूर होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा नेचुरल रिसोर्स है
जिसके अंदर विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो कौन है? बारबाडोस चेरी। बारबाडोस एक जगह है, वहाँ पे उगाई जाने वाली जो चेरी होती है उसी को बारबाडोस चेरी बोलते हैं। सबसे पहले ये वहीं पर उगाई जाती थी, लेकिन अब धीरे 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 इसको पूरी दुनिया के देश इसको उगाने लगे हैं। तो ये जो बारबाडोस चेरी होता है इसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये विटामिन सी का सबसे बड़ा पूरक होता है। इसके अंदर विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लार्जेस्ट इम्पोर्टेड ऑफ कट फ्लावर इन द वर्ल्ड। जो कट फ्लावर होता है, एक लूज फ्लावर होता है, एक कट फ्लावर होता है। लूज फ्लावर में केवल फूल होता है और कट फ्लावर में फूल और फूल के साथ साथ डंडी होती है। कट फ्लावर में गुलाब होता है जिसको 14 फरवरी को दिया जाता है। इसके साथ साथ कट फ्लावर में गुलदस्ता आता है, ट्यूलिप आता है। ऐसे फूल जिनका गुलदस्ता बना के देते हैं, फूल होता है और फूल के साथ साथ उसकी डंडी भी नीचे जुड़ी हुई होती है। ऐसे फ्लावर को हम कट फ्लावर बोलते हैं। तो कट फ्लावर का सबसे बड़ा इम्पोर्टर कौन है, मतलब अपने देश में मंगाता कौन है, दूसरे देश से अपने देश में मंगाता है, वो कौन सा है? जर्मनी है। जर्मनी में ज़्यादा होता नहीं है, ये दूसरे देश से मंगाता है। कहाँ से मंगाता है? नीदरलैंड से मंगाता है। तो जर्मनी में ज़्यादा क्या होता है? इम्पोर्ट होता है, मतलब जर्मनी में जाता है कट फ्लावर। द डॉर्फ वेराइटी ऑफ मैंगो। मैंगो की जो डॉर्फ वेराइटी है उसको हम क्या बोलते हैं? आम्रपाली बोलते हैं। ये आम की सबसे छोटी वेराइटी है। पौधा इसका बहुत छोटा छोटा होता है। इसको अगर हम लगाएंगे खेत में तो लंबाई गुणे चौड़ाई इसकी जो होती है, पौध से पौध की दूरी और रो से रो की दूरी जो होती है वो 2.5 गुणे 2.5 मीटर की होती है, यानी कि 2.5 मीटर की दूरी पर हम पौधा लगाते हैं। कैलिफोर्निया पेपर सेल इज़ द वेराइटी ऑफ आलमंड। कैलिफोर्निया पेपर सेल एक वेराइटी किसकी है? आलमंड की है, बोले तो बादाम की वेराइटी है। और जो रोज़ का जो फ्रूट होता है, बोले तो जो गुलाब होता है, गुलाब का जो फल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हिप्स बोलते हैं। हिप्स, ये IBPS AFO में क्वेश्चन पूछा गया था कि सीड ऑफ रोज इज नोन एज हिप्स। ठीक, तो ये जरूर जान लेना। फ्रूट ऑफ ओकरा, फ्रूट टाइप क्या होता है? ओकरा का जो फ्रूट टाइप होता है वो कैप्सूल होता है। आपने भिंडी देखी होगी, तो भिंडी का जो फ्रूट टाइप होता है वो कैसा होता है? वो कैप्सूल होता है। कोकोनट फैट इज ए रिच सोर्स ऑफ लेवरिक एसिड। कोकोनट के अंदर जो फैट पाया जाता है काफ़ी कम मात्रा में होता है, लेकिन वो जो फैट पाया जाता है कोकोनट में उसके अंदर क्या पाया जाता है? लेवरिक एसिड पाया जाता है। तो ये भी ज़्यादा जानना जरूरी है। इसीलिए जो कोकोनट का फैट होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है? वो एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि उसके अंदर लेवरिक एसिड पाया जाता है। मतलब कोकोनट का जो तेल होता है या कोकोनट का जो फैट होता है वो हल्का सा कैसा होता है? हल्का सा खट्टा होता है। कोकोनट इज प्रोपोगेटेड बाय सीड्स। कोकोनट को किससे प्रोपोगेट किया जाता है? सीड से प्रोपोगेट किया जा सकता है। ये आप ध्यान से देख सकते हैं। ये क्या है? ये नारियल की गिरी है। यही नारियल होता है। यही नारियल बाद में स्प्राउट करता है। आपने देखा होगा कि नारियल को जब हम तोड़ते हैं तो नारियल में 3 आँखें दिखती हैं, ऐसे ऐसे 3 आँखें होती हैं। तो इसमें से जो ऊपर वाली ये आँख होती है, यहीं से ये निकलता है। जो आपने हरा हरा देखा, ये चीज़ निकलती है कहाँ से? ये ऊपर वाली आँख से। इस तरीके से 3 आँख होती है नारियल में। जब आप छीलते हैं उसका ऊपर का जो जटा होती है उसको छील कर देखते हैं तो इस तरीके का दिखता है। तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है यहीं से निकलता है क्या? नया पौधा। तो इसको किससे प्रोपोगेट किया जाता है? कोकोनट को सीड से ही प्रोपोगेट किया जाता है। मैंगो इज़ द मोस्टली प्रोपोगेटेड थ्रू। मैंगो की जो प्लांट्स होते हैं उनको किसके थ्रू प्रोपोगेट किया जाता है? उनको प्रोपोगेट करने का सबसे अच्छा तरीका है बीनियर ग्राफ्टिंग। बीनियर ग्राफ्टिंग में क्या होता है? एक साइन होता है और एक रूट स्टॉक होता है। रूट स्टॉक बोले तो जड़ वाला पार्ट और साइन बोले तो ऊपर वाला पार्ट। इन दोनों पार्ट्स को आपस में से चीरा लगा के, इस तरीके का चीरा लगा के जोड़ दिया जाता है और इसी टाइप के जोड़ने को हम बोलते हैं बीनियर ग्राफ्टिंग। तो मैंगो में जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो किस तरीके से होता है? वो बीनियर ग्राफ्टिंग के थ्रू होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लेना। इनफ्लोरोसेंस ऑफ कैलीफ्लावर इज नोन एज साइम। कैलीफ्लावर का जो इनफ्लोरोसेंस होता है यानी कि पुष्पक्रम होता है,
कॉलीफ्लावर में फूल लगने का जो तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइम बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैबेज इज नोन एज कैटकिन। कैबेज के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस लगता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, कैटकिन के नाम से जानते हैं। कॉलीफ्लावर में साइम के नाम से, कैबेज में कैटकिन के नाम से। ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से पोटैटो में कौन सी बीमारी हो जाती है, ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट होता क्यों है, जब कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा रहता है तो क्या होता है कि कुछ दिनों बाद धीरे धीरे कोल्ड स्टोरेज में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तब जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आलू के अंदर काले काले धब्बे बन जाते हैं। जब हम आलू को चाकू से काटेंगे तो हमको अंदर काले काले धब्बे दिखाई देंगे। वो धब्बे क्यों होते हैं, वही धब्बे होते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्लैक हार्ट। और ये होता क्यों है, ये होता है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में रखे रखे हवा का आवागमन कम हो गया, हवा जल्दी आसानी से पास नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई और ये ब्लैक हार्ट पोटैटो में लग गया। पूसा स्नोबॉल इज़ द वेराइटी ऑफ कॉलीफ्लावर। पूसा स्नोबॉल कैसी वैरायटी है, ये कॉलीफ्लावर की वैरायटी है, बोले तो फूल गोभी की वैरायटी है पूसा स्नोबॉल। एक वैरायटी और है पूसा स्नोबॉल 16। ये कैसी वैरायटी है, ये ऐसी वैरायटी है जिसमें बधाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि ब्लेंचिंग नहीं करनी पड़ती है। इसमें पत्तियां इतनी ज़्यादा निकलती हैं कि जो बीच में कर्ड होता है ये अपने आप ही ढका रहता है, ठीक। तो इसमें ब्लेंचिंग नहीं करनी पड़ती है। इंडिया शेयर इन द फ्रूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। फ्रूट प्रोडक्शन में इंडिया का कितने स्थान पे है, 10%। पूरी दुनिया में अगर 100 किलोग्राम फ्रूट प्रोड्यूस होता है तो उसमें केवल 10% इंडिया प्रोड्यूस करता है, जो कि एवरेज में काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और इस हिसाब से इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी इंडिया का जो फ्रूट प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। जो आपने देखा होगा कुछ ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर सीड नहीं होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं केला के अंदर इस समय हम जो केला खाते हैं उसके अंदर सीड नहीं होता है। तो केले के अंदर सीड नहीं होने का क्या मतलब है, उसका मतलब है पार्थिनोकार्पी। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाए किसकी वजह से, बिना फर्टिलाइजेशन की वजह से, मतलब निषेचन हुआ ही नहीं और फ्रूट डेवलप हो गया। तो क्योंकि निषेचन नहीं हुआ है इसलिए सीड नहीं बनेगा और फ्रूट डेवलप हो गया, तो जो फ्रूट होगा उसके अंदर सीड नहीं होगा, यानी कि बिना बीज का सीड बन जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। अगला जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज। ये क्या होता है, इसमें एम्ब्रायो डेवलप हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, इसको क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। ध्यान से समझना, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी में फ्रूट का डेवलपमेंट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, और इसमें एपोमिक्सिस में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, इसमें भ्रूण का निर्माण हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक। ओलियोरेजिन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ चिली सीड। जो चिली का सीड होता है, बोले तो मिर्च का जो सीड होता है उससे बनता है एक ओलियोरेसिन बोलते हैं, ठीक। इसके बाद जो अगला है वो है केसर, सेफ्रॉन। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, इरिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये आपका केसर है, बहुत महंगा बिकता है, 1.5 लाख रुपए पर केजी बिकता है, इतना ज़्यादा महंगा होता है। कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज़ यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन। जब हमको कोई चीज़ चीनी के घोल में रख के प्रिजर्व करनी होती है, जैसे मुरब्बा बना के या फिर मार्मेलोज बना के, या कोई ऐसी चीज़ बना के जिसमें चाशनी का उपयोग करते हैं, शुगर के घोल का उपयोग करते हैं, तो उसमें शुगर का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 60 से 70% होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 10 लीटर अगर हमने घोल बनाया है, 10 लीटर चाशनी बनाई है, तो 10 लीटर चाशनी बनाने के लिए हमको 3 लीटर पानी और 7 लीटर क्या डालना पड़ेगा, शक्कर। 7 लीटर शक्कर डालो, 3 लीटर पानी डालो, 7 और 3 10 लीटर हो गया, समझ गए। तो इस हिसाब से एक चाशनी तैयार करो। इस चाशनी जब तैयार हो जाए तो उसमें जिस चीज़ को प्रिजर्व करके रखना है
चाहे आंवला रखना हो, चाहे आम रखना हो, जो भी रखना है उसमें डाल दोगे तो प्रिजर्व करके रखा रहेगा। प्रिजर्व करने के 3 तरीके हैं, या तो फिर तेल में रख के, या तो नमक में रख के, और या तो सुखा के, या तो फिर चीनी में रख के। समझ पा रहे हो? तो नमक और तेल लगा के रखते हैं तो अचार बन जाता है, सुखा के रखते हैं तो क्या बन जाता है, सुखा के रखते हैं तो खटाई बन जाता है, सूखा सूखा रहता है। ड्राई करके रख देते हैं, और या तो फिर शुगर का घोल बना के, चाशनी का घोल बना के रख देते हैं, तो इससे जो हमारा फूड है वो काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता है। मैंगो वेराइटी सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कौन सी वेराइटी सबसे अच्छी होती है मैंगो की? वो है आम्रपाली वेराइटी। मैंगो की जो आम्रपाली वेराइटी है वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि मैंगो की जो वेराइटी है आम्रपाली, ये काफ़ी छोटी हाइट की होती है। इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। इसको 2.5 मीटर गुणे 2.5 मीटर की दूरी पर लगाते हैं, यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 2.5 मीटर होती है। तो अगर पौधा छोटा है तो उसकी ब्रांचिंग भी कम होगी, ब्रांचिंग कम होगी तो उसको हम नज़दीक नज़दीक लगा सकते हैं। ठीक। मोस्ट साल्ट टॉलरेंट फ्रूट इज डेट पाम। मतलब लमड़िए जो मृदा होती है उसके प्रति सबसे ज़्यादा सहनशील फसल कौन सी है? तो वो डेट पाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लेना। फ्रूट राइपनिंग हार्मोन इज एथिलीन। एथिलीन वही हार्मोन होता है जिसकी वजह से फ्रूट जो हैं वो पकते हैं, चाहे आम हो, चाहे अमरूद हो, या कोई भी, चाहे केला हो, कोई भी एक ऐसा फ्रूट जो कि पकता है तो उसको पकाने में एथिलीन का सबसे ज़्यादा रोल होता है। एथिलीन जो हार्मोन होता है इसी की वजह से हमारा जो फ्रूट है वो पकता है। ए फॉर्म ऑफ लो प्रूनिंग टू अबाउट 2 मीटर अप टू स्टेम इज कॉल्ड पोलार्डिंग। बात समझना, एक ऐसी प्रूनिंग जिसके अंदर बहुत कम मात्रा में प्रूनिंग की जाती है, और कहाँ से? ज़मीन से 2 मीटर ऊपर। बात समझना, ये हमारा पेड़ है। ठीक। अब पेड़ में ये पहले यहाँ से काट के निकाल दिया गया था, पहले की बात है। अब हमने क्या किया कि यहीं से हमने फिर से काट दिया। एक बार तो पहले कटा था, पहले जब कटा था तो पहले कटने के बाद क्या हुआ? पहले कटने के बाद यहाँ पर नई नई ब्रांचेस निकल आई, और इसमें फूल वूल लगे, फल लगे, जो हमको मिला वो मिला, काम ख़त्म हो गया। अब जब 1-2 साल में ये जो ढेर सारी नई नई ब्रांचेस निकली हैं, ये ढेर सारी, जब ये सब पुरानी हो जाएंगी, 1 से 2 साल पुरानी हो जाएंगी, तो हम क्या करेंगे कि हम फिर से वहीं से काट देंगे जहाँ से हमने पहले काटा था। यहीं से हम फिर से काट देंगे। तो जब यहीं से हम फिर से काट देंगे तो हमारा पौधा फिर से ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी नई ब्रांच नहीं निकली है। फिर बाद में ढेर सारी नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और पौधा फिर ऐसे हो जाएगा। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं पोलार्डिंग। इसके बाद अब हम अगले पॉइंट की बात करें तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो है अर्ली वेराइटी ऑफ बेर। बेर की अर्ली वेराइटी कौन सी है? बेर की अर्ली वेराइटी है गोला। ये एक वैसी वेराइटी होती है बेर की जो सबसे पहले मार्केट में आ जाती है, क्योंकि सबसे पहले ये पक जाती है। प्लांटिंग सीजन ऑफ डेसिडुअस प्लांट्स। डेसिडुअस प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो ठंडियों में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, जिनको हम बोलते हैं पतझड़ी पौधे। ठीक। पतझड़ी पौधे का जो प्लांटिंग सीजन होता है वो कब होता है? जनवरी से फरवरी का महीना होता है। देखो, एक बार मैंने जब हार्टिकल्चर में पढ़ा रहा था, अगर आपने मुझसे हार्टिकल्चर, जो मैंने इंस्टेंट हार्टिकल्चर पढ़ा होगा, तो मैंने एक बार इसमें बताया था कि जो भी डेसिडुअस प्लांट्स होते हैं या कोई भी प्लांट, उसकी जब हम प्लांटिंग करते हैं तब पौधों की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो कम होनी चाहिए। यानी कि उस समय पौधे की प्लांटिंग करनी चाहिए जब पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो धीरे धीरे हो रही हो, जिससे कि पौधे की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम हो। तो पौधा जब ज़मीन बदली जाती है ट्रांसप्लांटिंग के समय पर तो उसको सस्टेन कर पाता है। नहीं तो अगर पीक वेजिटेटिव ग्रोथ या फ्लावरिंग हो रही है या फ्रूटिंग हो रही है, उस समय अगर हम पौधे को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट करेंगे तो हमारा पौधा सूख सकता है। तो इसी तरीके से जो डेसिडुअस प्लांट्स होते हैं इनको ठंडियों में ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है, ठंडियों में इसकी प्लांटिंग करी जाती है, क्योंकि जनवरी फरवरी के महीने में ठंडी ज़्यादा पड़ती है
पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, पौधे के ऊपर पत्ती नहीं रहती है, पौधों की जो ग्रोथ होती है वो रुकी रहती है, पौधे विंटरिंग सीजन में चले जाते हैं, अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। उस कंडीशन में अगर हम प्लांटिंग करेंगे तो जो प्लांट है उसके सर्वाइवल की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें, ऑल फ्रूट्स इन जनरल नेचर आर ऑफ व्हिच टाइप। जनरली फ्रूट कैसे होते हैं? जनरली जो फ्रूट होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। आमतौर पर जितने भी फ्रूट हैं वो जब कच्चे रहते हैं तो वो खट्टे रहते हैं, पकने के बाद वो मीठे हो जाते हैं। खट्टे रहते हैं मतलब एसिडिक नेचर के होते हैं। द वेराइटी ऑफ डेट पॉम इज़ यूज फॉर ड्राई डेट, यानी कि छुहारा। डेट पॉम की ऐसी कौन सी वेराइटी है, खजूर की ऐसी कौन सी वेराइटी है जो सुखाने के लिए यूज किया जाता है, मतलब छुहारा बनाने के लिए यूज किया जाता है? तो वो कौन सी है? हलावी। हलावी एक वैरायटी है खजूर की जिसको छुहारा बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बरादरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मुगल गार्डन। मुगल गार्डन जो होता है, ये थोड़ा सा फ्लोरिकल्चर का एक क्वेश्चन है। मुगल गार्डन में आपने अगर देखा होगा, दिल्ली में तमाम मुगल गार्डन है, लखनऊ में मुगल गार्डन है, इधर अयोध्या में मुगल गार्डन है। तो कहीं पर भी अगर आप मुगल गार्डन में जाएंगे तो गार्डन में आपको एक तरीके का स्ट्रक्चर इस तरीके का देखने को मिलता है। उसमें चारों तरफ से खुला होता है और एक छत नुमा चीज़ होती है, ऊपर से छत होता है, नीचे फर्श होती है और चारों तरफ से खुला होता है, कोई दरवाज़ा कोई कमरा नहीं होता है। ये बनाया जाता था कि अगर नवाब साहब या कोई राजा या जो राजा के मंत्री हैं, ये लोग अगर बगीचे में आएँ तो बगीचे में आराम से इसके छांव में बैठ सकें और यहाँ पर लोग बैठ के संगीत सुनते थे या नृत्य का दर्शन करते थे, ये सब चीज़ें किया करते थे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बरादरी। ये किसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है? ये इम्पॉर्टेंट फीचर है मुगल गार्डन का। द फ्रूट ऑफ पाइन एप्पल इज़ नोन एज। पाइन एप्पल का जो फ्रूट होता है वो सोरोसिस होता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसमें बीच में जो होता है इसको हम बोलते हैं एक्सिस, और इसमें जो एक एक सीड लगे होते हैं इनको हम बोलते हैं सोरोस। तो सोरोस का जो प्लूरल होता है वो होता है सोरोसिस। एक सोरोस नहीं, एक सोरोस सिंगुलर है तो सोरोस, और ढेर सारे जब सोरोस हो गए तो सोरोसिस। तो इसमें ढेर सारे होते हैं, देखो आप ध्यान से देखना तो ये सब ढेर सारे हैं, कितने ढेर सारे इसमें दिख रहे हैं। तो एक फ्रूट नहीं होता है, ढेर सारे फ्रूट से मिलकर एक बड़ा सा फ्रूट बनता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसके फ्रूट को, पाइनएप्पल के फ्रूट को सोरोसिस बोलते हैं। और सोरोसिस का एक एग्जाम्पल और भी है सहतूत। सहतूत में भी बीच में एक एक्सिस होती है और चारों तरफ सहतूत में ऐसे पतले पतले सरसों के दाने जैसे काले काले उसमें सहतूत रहते हैं। ठीक, तो सहतूत का जो फ्रूट टाइप है वो भी सोरोसिस है और पाइनएप्पल का जो फ्रूट टाइप है ये भी सोरोसिस है। इसके बाद अगर हम बात करें, बाय मीन ऑफ बल्बिल्स या क्लब्स व्हिच क्रॉप इज़ प्रोपोगेटेड, यानी कि जो बल्ब होता है उससे कौन सी क्रॉप क्या करते हैं? प्रोपोगेट किया जाता है। तो गार्लिक की जो अपनी क्रॉप है इसको कैसे प्रोपोगेट करते हैं? गार्लिक के क्रॉप को प्रोपोगेट करने के लिए क्लोव का इस्तेमाल करते हैं। जो लहसुन होता है, लहसुन के अंदर जो एक एक जवा होता है उससे हम प्रोपोगेट करते हैं लहसुन को। इडेबल बनाना फ्रूट इज सीडलेस बिकॉज ऑफ एम्ब्रायो अबॉर्शन। क्या होता है कि बनाना का जो फ्रूट होता है वो कैसा होता है? वो एडिबल होता है। क्यों? बनाना के अंदर सीड क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि इनिशियल स्टेज में बनाना का जो एम्ब्रायो होता है उसमें अबॉर्शन हो जाता है, उसमें सीड ही नहीं बन पाता है। समझ गए? जब उसमें अबॉर्शन हो जाएगा, जब उसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ही नहीं हो पाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा, तो फिर एम्ब्रायो का अबॉर्शन हो जाएगा और उसमें सीड नहीं बनेगा। मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग इज़ पॉपुलर इन कोकोनट, क्योंकि कोकोनट का जो पौधा होता है उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी भी ज़्यादा होती है। इसी वजह से उन दूरी के बीच में कोई एक दूसरा पौधा भी हम लगा सकते हैं। जैसे कोकोनट के बीच में हमने क्या लगा दिया? कोकोनट के बीच में हमने लगा दिया बनाना। ठीक, उसके बाद हमने उसी में लगा दिया ब्लैक पीपर या बीटल वाइन। तो मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग हो गई। सबसे ऊपर क्या लग रहा है? सबसे ऊपर लग रहा है अपना कोकोनट, उसके नीचे फिर क्या लग रहा है? उसके नीचे लग रहा है बनाना, और उसके बाद अगर हमने
काली मिर्च की खेती कर ली, ब्लैक पेपर की, तो वो झमड़ा लग गया, ब्लैक पेपर की लताएं फैल गई, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग। विच इज़ द लेट राइपनिंग कल्टीवेटर ऑफ बेर, बेर की कौन सी वैरायटी है जो बहुत लेट से आती है, वो कौन सी वैरायटी है, उमरान। अर्ली कौन सी आती है, अर्ली वैरायटी है गोला और लेट वैरायटी है उमरान, दोनों याद करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द एक्सक्लूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, किसी भी फ्रूट से या किसी भी चीज़ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकालना क्या बोलता है, एसेप्सिस, एसेप्सिस कहते हैं। समझ गए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, आगे दूसरी वीडियो में फिर से आगे जो बच रहा है उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।